मैं जीवन में ये मूछें नहीं रखूंगा अगर पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बीजेपी की यूपी में नहीं आई तो। मैं 10 मार्च के बाद आऊंगा और उस तरह लेके आऊंगा कि समाजवादी पार्टी के टाइम पे गुंडागर्दी होती थी, बीजेपी में गुंडागर्दी खत्म हुई लेकिन उसने महंगाई बढ़ा दी। कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। तो जब प्रदेश के मुखिया ये बात करते हैं कि ये 80 वर्सेस 20 का चुनाव है, तो वो सीधे तौर पर मुसलमानों को एक संदेश दे रहे हैं कि सरकार केवल और केवल हिंदुओं की सरकार है। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और डे लंदन टॉप की यात्रा इस समय आगरा में है। ये है आगरा का मनोज ढाबा जो काफ़ी फेमस है। और ये मोहल्ला कौन सा है? हाँ, न्यू आगरा मोहल्ले का नाम है। और यहाँ पे चाय वाय पीते हुए 4 दोस्त मिल गए हैं। ये 4 दोस्त आगरा के ही नहीं हैं, आगरा के आसपास के और दूर सुदूर के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन लोगों की अपनी कुछ राय है यूपी की पॉलिटिक्स को लेकर, यूपी में होने वाले परिणामों को लेकर, अपने विधायकों और अपने सांसदों को लेकर। तो हम इनसे थोड़ा समझना चाहते हैं। और पीछे कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं। अगर बातचीत करना हो तो आगे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, बात कर सकते हो। हाँ, तो पहले किससे बात करूं बताओ? ठीक है, चलिए आपसे शुरू करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लोकल आगरा से जी, मैं दयालबाग क्षेत्र का निवासी हूँ। दयालबाग क्षेत्र जी। क्या करते हैं सर आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में यूज्ड कार मैनेजर हूँ। क्या कर रहे हैं? यूज्ड कार मैनेजर हूँ। यूज्ड कार मैनेजर हैं। और डिपार्टमेंट मैनेजर। और नाम जान सकता हूँ आपका? जय शंकर द्विवेदी नाम है मेरा। जय शंकर जी, ठीक है सर। यहाँ पे आगरा में आइए ना तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बड़ा इलाका है, बड़ी दूर दूर तक फैली विधानसभाएं हैं। यहाँ पे एक बड़ी बहस है कि आपके सांसद जी सांसदी छोड़ रहे हैं, सुनाई दे रहा है। लोग बोल रहा है कि सांसद जी यार अब यहाँ पे सांसद रहेंगे नहीं और अब वो चले जाएंगे करहल, अब लड़ेंगे वहीं पे। और अब क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता है। एसपी सिंह बघेल आपके सांसद हैं, भाजपा के नेता हैं जी, बताइए। सांसद ही छोड़ के अगर वो विधायकी लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई इस तरीके का कंपटीशन हो जो वो फाइट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। इस वजह से वो स्विच कर रहे हैं कि ठीक है मैं सांसद ही छोड़ के विधायकी लड़ रहा हूँ। कहाँ से लड़ रहे हैं वो पता है? करेल से। किसके खिलाफ? अखिलेश के खिलाफ। जी। अब यहीं पे लोग ये भी कह रहे हैं कि लड़ने गए हैं सीधे अखिलेश के ही खिलाफ। और ये कहीं ना कहीं उनके लिए आत्महत्या वाला मिशन न बन जाए, पॉलिटिकल आत्महत्या वाला मिशन न बन जाए। आत्मघाती बम है या क्या कहीं के वो क्या आतंकवादी हैं जो क्या गोली चला देंगे उनकी छाती पे? भाई चुनाव हराने की बात हो रही है। चुनाव हराने की बात हो रही है ना, बम पे कहीं चलेगा? नहीं तो चुनाव हराने की बात हो रही है। आपने कहा कि साहब वो अपने लिए आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो आत्महत्या वाली बात जो आपने कही तो उस बात पे मैंने कहा कि क्या इनको याद होगा, मैंने कहा राजनीतिक कद्दावर नेता है, वो भी कद्दावर नेता है यहाँ के। उनको अगर अखिलेश जी के खिलाफ लड़ाया गया है तो कुछ सोच के ही लड़ाया होगा पार्टी ने कि उनके लिए आगे कुछ ना कुछ मिशन होगा कोई, कि उनको कुछ आगे कुछ बनाया जाएगा। हर आदमी की ख्वाहिश होती है सांसद के अलावा मंत्री बनने की, सांसद के बाद विधायक बन जाए, विधायक बन के मंत्री बनने की। बात कोई हो सकता है मंत्री पद कोई मंत्री पद मिले कहीं ना कहीं अच्छी। पहले वो विधायक ही थे, पहले विधायक ही थे, उसके बाद सांसद लड़े, उसके बाद सांसद बने, तो विधायक बनेंगे तो उसके बाद उन्हें कोई अच्छा ना पद मिलेगा। जैसे बेबी रानी मौर्य हैं, राज्यपाल बनी फिर विधायक बनने आ गए। आगरा में ऐसा ज्यादा होता है क्या? ऐसा आगरा में नहीं, ये तो राजनीति है। ये तो हर जगह होता है। ये कोई आगरा में नहीं, ये तो राजनीति है। ये हिंदुस्तान में हर जगह होता है। ऐसा कोई नहीं कि ये कोई नई चीज है या कोई नई खोज, कोई आविष्कार नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग मुझको आवाज दीजिए अपने। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ खान। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं एडवोकेट हूँ झांसी में जी। जैसे कि अभी आपने पूछा कि उनको ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने के लिए भेजा है। देखिए मैं क्लियर कर दूं, देखिए एक सेकंड, राजनीतिक आत्महत्या है, मैं आपकी बात क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई बड़े नेता के खिलाफ लड़वा के हराने से ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी का ये कोई अंतरकलह है। एक व्यक्ति जो एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ था, सांसद ऊंचा होता है ना कि विधायक। जो आदमी केंद्र में जाके काम कर सकता है उसको स्टेट में क्यों भेजा जाएगा? और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ। अखिलेश यादव जो कि अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के उनके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री, तो मैंने बोला मैंने, ठीक है ना, और मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। और इस वक्त हवा भी बीजेपी के खिलाफ चल रही है। जैसा कि माहौल देख रहे हैं हम लोग आमतौर पे न्यूज़ पे
और चैनलों पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा है। बीजेपी के खिलाफ चल रही है। हवा बीजेपी के खिलाफ थोड़ी सी चल रही है, ऐसा नहीं है। 80% हवा बीजेपी के खिलाफ है। 80% अब हवा जो है बीजेपी के खिलाफ है। हाँ, हम एक युवा पीढ़ी हैं। आज 40% सपा 45% भाजपा। आज हवा जो चल रही है सपा के खिलाफ चल रही है। 40% सपा 45% भाजपा जो चल रही है हवा। लेकिन जो अखिलेश यादव खड़े हुए हैं मैनपुरी कलर सीट से, वो कम से कम 2.25 लाख से उनकी वोटों की जीत हो रही है पक्की अभी से ही। जो मैनपुरी के रहने वाले हो? मैनपुरी कहीं के भी रहने वाले नहीं है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? जनपद आगरा के रहने वाले हैं। आगरा पे बात किया जाएगा, मैनपुरी भी हम जाएंगे। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कम से कम 230 से 240 सीटें सपा लेके आएगी इस बार। आप युवा हो, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब युवा हैं। आप ये बता दीजिए 5 साल के अंदर योगी जी ने जो राज किया है, उस 5 साल के अंदर हमें क्या दिया आपने? उस 5 साल में आपने हमें क्या दिया? आपने कोरोना लिया, आपने कोरोना लेके आए, कोरोना हुआ, उसके बाद आपने स्कूल बंद करा दिए, रैलियां बराबर कर रहे हैं, नेता बराबर जोड़ रहे हैं, स्कूल के लिए बच्चों को कोरोना हो जाएगा, फीस बराबर ली। नहीं किसी ने कोरोना यूपी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी या योगी जी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पैदा किया था। बिल्कुल दिया था, बिल्कुल दिया था। नहीं एक मिनट, नहीं अरेंज जैन देख लीजिएगा, पारस हॉस्पिटल, उसका पारस हॉस्पिटल देख लीजिएगा, जब गैस की मॉकड्रिल। देखिए भाई जयशंकर भाई, अरे दोस्त अरे भाई सुन लो। तुम लोग चलो चिल्लाओगे ना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैं बंद करके सुन लो भाई, आप भी सुन लीजिए अंकल जी। आप सब लोग चिल्लाओगे ना तो मैं बहस बंद करके चला जाऊंगा। मुझे सबकी आवाज नहीं सुनाई देगी, ना इसको सुनाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1-2 लोगों से पूछूंगा। अब इन्होंने कहा कि क्या कोरोना मोदी योगी जी लेकर आ गए, और आपने कहा पारस भाई साहब सर, और आपने कहा पारस हॉस्पिटल। मैं जानना चाहता हूँ, आप बताइए पारस हॉस्पिटल का क्या केस था? बहुत ज्यादा उसकी बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था, क्या केस था वो? देखिए मॉकड्रिल जो एक गैस ऑक्सीजन की जो कमी थी वो किसको देना चाहिए थी जी? जब मॉकड्रिल जब हुई थी, जब उसके अंदर 22 से 23 लोग मारे गए, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, जब भी तो लोग मारे गए। जब उसके अंदर घटना क्या थी? किसी को बताना होगी ये घटना हुई थी, क्या बताओगे तुम? घटना जैसे मॉकड्रिल की, हाँ उसने मॉकड्रिल करी थी, उसने कुछ टाइम के लिए अपनी ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए बंद कर दी, और उसमें उससे 22 से 27 पेशेंट जो थे वो खत्म हो गए उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उस समय पूरी हो नहीं पा रही थी। बच्चे थे उसमें? नहीं, बड़े पेशेंट थे उसमें। सेकंड वेव की बात है ये। तो उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई उन्होंने 5 मिनट की वो मॉकड्रिल करी, उसमें पेशेंट खत्म हो गए। आगरा में हुआ था, ये पास में अरेंज जैन हॉस्पिटल सीज भी हुआ था उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो नहीं पा रही थी, पूरी प्रॉपर थी नहीं ऑक्सीजन सप्लाई। जब था तो कहाँ से देते ये लोग? ऑक्सीजन ही नहीं था। आगरा जिले के अंदर लोगों की दिन पे दिन मौत हो रही थी हर हॉस्पिटल के अंदर। जैसे अरंजे जैन है, ये मॉकड्रिल हुई, इन्होंने मॉकड्रिल की किस लिए की? जब भी नहीं हुई थी ऑक्सीजन कमी, केवल आगरा जिले में नहीं हुई थी। वो बंद नहीं, वो हॉस्पिटल रेस्पॉन्सिबल है, ना कि योगी जी है, मोदी जी रेस्पॉन्सिबल है। वो आप हॉस्पिटल को ब्लेम कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट, किसी इंडिविजुअल पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते आप। जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी, हमारे 1 मिनट भैया, जब हमारे उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बंगाल में जाके चुनाव लड़ रहे थे, दीदी कह रहे थे, जब हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारे भारत को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बंगाल में जाके दीदी और दीदी कर रहे थे, वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, पूरी बीजेपी की पूरी लॉबी जो है बंगाल में थी उस समय, और उत्तर प्रदेश में मर रहा था आदमी, जब कोरोना बीजेपी को दिखाई नहीं दिया। भाई हम लोग जब मर रहे थे, हम लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया था? कि हम लोगों को ये लगा था कि एक युवा, सुनिए, आज हम लोगों ने बीजेपी को, हम मुस्लिम हैं, हमने बीजेपी को वोट इसलिए दिया था। सर 1 मिनट, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम बंदा हूँ, मैंने बीजेपी को वोट इसलिए, सुनिए, नहीं मेरी बात सुनो, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने बीजेपी को वोट इसलिए दिया था कि मैं एक युवा हूँ, और मोदी जी जो बातें करके सत्ता में आए थे वो शायद पूरा करेंगे, शायद व्यापार बढ़ाएंगे, शायद नौकरियां बढ़ाएंगे, 2 लाख रोजगार देने का वादा किया था, मिले क्या सर? 15 लाख तो चलो मैं जुमला मान ले रहा हूँ कि 15 लाख का भाई वादा किया था, वो नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं देती है, ना बीजेपी देगी ना कांग्रेस देगी। लेकिन आपने युवा पीढ़ी के लिए किया क्या सर? आपने किया हिंदू मुस्लिम, आपने किया मॉम लिंचिंग, आपने किया इंसान से इंसान को लड़ा दो। मतलब आप अंग्रेजों वाली डिवाइड एंड रूल वाली नीति पे आप राज करना चाहते हैं। आप देश के सम्मानीय व्यक्ति हैं, आप प्रधानमंत्री, आपके लिए सारे लोग एक होना चाहिए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम
क्या चमार क्या कोरी, सब एक होना चाहिए। केवल ये राजनीति बीजेपी कर रही है? ये राजनीति बीएसपी नहीं कर रही है, सपा नहीं कर रही है, या कांग्रेस नहीं कर रही है, या आज तक नहीं किया गया है? हाँ? सपा मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करती, या कांग्रेस इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है? एक सेकंड, कांग्रेस और सपा टोटल मुस्लिम कौम को सपोर्ट करती है। टोटल मुस्लिम वोट जो है सपा और कांग्रेस को जाते हैं। हाँ? आज के किसान, सुनिए, जिम्मेदार कोई नहीं, जिम्मेदार क्या गवर्नमेंट है? क्या इसके पहले आत्महत्याएं नहीं हुई हैं? क्या इसके पहले क्या आत्महत्याएं नहीं हुई? किसान ने आत्महत्या नहीं करी है? कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या आत्महत्याएं नहीं करी किसानों ने? अरे जो 2 राज्य मंत्री बने, आगरा के लिए क्या करा ये बताइए जी। 9 विधायक, 1 मेयर, जिसमें 9 विधायक 2 राज्य मंत्री बने, एक जिया धर्मेश और एक चौधरी उदयवान फतेहपुर सीकरी के विधायक। उन्होंने 9 विधायक, 1 मेयर और ऊपर से 2 सांसद आगरा के अंदर। कौन सा स्मार्ट सिटी बना दिया आगरा को? सबसे बड़ी चीज स्मार्ट सिटी। आगरा को बताते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। आगरा के मेयर नवीन जैन कहते हैं स्मार्ट सिटी बना दिया, तब भी आगरा कम से कम हिंदुस्तान के अंदर 21 या 22 आवाज फटेगी उसमें, उसका कान में भी दर्द हो रहा होगा हमारे कैमरा में। 21 या 22वें नंबर पर आगरा आया है स्मार्ट सिटी के अंदर, गंदगी के अंदर। और ये कहते हैं आगरा में हमने बहुत कुछ दिया, स्मार्ट सिटी दिया। कहाँ है स्मार्ट सिटी? 9 विधायक कहाँ चले गए? 1 सांसद कहाँ चले गया? 2 सांसद, 1 मेयर कहाँ है? युवा के लिए क्या करा? युवा के लिए जो आज सरकारी नौकरी के लिए रो रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए रो रहे हैं। सबसे बढ़िया कोरोना के अंदर जो एक माँ ने अपना लाल खो दिया, टीजी पे लेकर चल रही थी, उसको ऑक्सीजन मिला। एसएन मेडिकल कॉलेज के बाहर जो माँ अपने लाल को खड़े लेके खड़ी थी, उसको डॉक्टर ने ऑक्सीजन नहीं दिया, जो उसने अटैची पे दम लेकर तोड़ दिया। वो यहाँ से मैनपुरी तक पैदल गई थी लाश को लेके। कहाँ वो दिन जो बच्चा माँ के सामने मरा हो? कहाँ ऑक्सीजन सरकार का? सबसे बड़ी चीज दोस्त, आज से 5 साल पहले तक आगरा के लिए क्या हुआ? आपके पास कोई लिस्ट है आज की तारीख में? मैं बताऊं, अखिलेश यादव का दिया हुआ नखलऊ एक्सप्रेस, सबसे बड़ी चीज जो आज जा रहे हैं नखलऊ एक्सप्रेस। मेट्रो चल रही है, वो किसकी देन है? अखिलेश। अभी तक उद्घाटन क्यों नहीं हुआ भाजपा में? क्यों नहीं होगा? चल रहा है ना। जुमला सिर्फ जुमला। अगर सपा गवर्नमेंट में इसकी शुरुआत भी हुई होती तो मुझे बताइए आप, सपा गवर्नमेंट में कहीं एक गड्ढा खोदा गया था मेट्रो का? मुझे आप बता सकते हैं? अच्छा सुनिए मेरी बात भाई साहब अरे जय संघ, अरे थोड़ा सुन भी लीजिए। व्यू है। हाँ नहीं मुझे पता कोई लड़ाई भी नहीं कर रहा है। मेरी बात सुन भी लीजिए। नहीं मेरी बात सुन भी लीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरी भी बात सुने थोड़ी सी। कोई बात नहीं, ये लोग भाजपा और सपा ये सब हो ही जाता है चुनाव में, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अभी आप दोनों लोग एक दूसरे से वादा कर रहे थे कैमरा शुरू होने के पहले। क्या वादा था? आप लोग एकदम हाथ मिलाए और आपने तो 230 कहा दिया। ये कह रहे हैं सपा 230 लेकर आएगी। पूर्ण बहुमत से बीजेपी अगर नहीं आएगी तो मैं जीवन में ये मूछें नहीं रखूंगा। अगर पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बीजेपी की यूपी में नहीं आई तो मैं अपनी आजीवन की बात कर रहा हूँ, आजीवन मूछें नहीं होंगी मेरे चेहरे पे। ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना। मैं 10 मार्च के बाद आऊंगा और उस तरह लेके आऊंगा। अरे सुनिए ये इन दोनों दोस्तों की बात, ये हमारी आपसी बात है। हम सब 4 लोग, हम सब आपस के हैं। ये हमारी आपस की बातें हैं। अपने बड़े भाई के लिए उस तरह और शेविंग क्रीम लेके आएंगे। बाबू जी फॉर्म से बनवाऊंगा। ठीक है, तुम फॉर्म से बनवाओगे? फॉर्म से बनवाऊंगा, लेकिन मुझे इनकी सेविंग क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज बल्कि तुम 3-4 बार बताए। रुक जाओ दोस्त, अभी आपसे बात करेंगे हम। आप जब हम लोग कैमरा शुरू नहीं किए थे, आप ये कह रहे थे कि अंतरकला और गुटबाजी का फायदा भाजपा को होने वाला है चुनाव में। बिल्कुल सही बात है। और अब भाई हम बोल रहे हैं दोस्त, और आप ये बात कह क्यों रहे थे और किस अंतरकला और किस गुटबाजी की बात आप करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ सर। एक्चुअल में क्या है कि सारी पार्टियां एक होकर लड़ना चाह रही हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन लड़ नहीं पा रही हैं।
जब अपने अपने आप कैंडिडेट उतारोगे तो जनता बाहर भागेगी। देखिए बीएसपी का वोट बैंक पक्का है अपना, वो बीएसपी में जाएगा। बीएसपी का वोट बैंक है, वो अपना बीएसपी का वोट पक्का है, वो अपने में जाएगा। मुस्लिम वोट बैंक अपने में जाएगा, सपा का वोट बैंक अपने में जाएगा। लेकिन बीजेपी का वोट बैंक जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो केवल बीजेपी में ही जाएगा, ये बात तय मान लीजिए। हम लोग 1 लाख होने के बाद भी हार जाएंगे और सामने वाला विधायक 60,000 वोट पाके जीत जाएगा आसानी से, बिल्कुल तय मान लीजिए आप। बिल्कुल हम लोग एक है ही नहीं है। मैं अपनी कौम की बता रहा हूँ, मैं एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ खान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं झांसी जिले का निवासी हूँ। हमारे जस्ट सामने मोहल्ले के अंदर ही 4 पार्टी के नेता अलग अलग रहते हैं एक साथ, जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बीएसपी है और AIMIM है। तो हम कैसे जीत पाएंगे ये बता दीजिए बीजेपी के खिलाफ। आपके कहने का मतलब है 4 मुस्लिम नेता आपके मोहल्ले में रहते हैं। 4 जगह जब बट के जाएंगे, हमारे कंस्टिट्यूंसी में 75,000 मुस्लिम मतदाता हैं। चाहें तो एक तरफा वोटिंग डाल के अपने किसी भी कैंडिडेट को निकाल सकते हैं, लेकिन निकलना ही नहीं है, क्योंकि 10 आदमी जाएंगे जुम्मन मियाँ को वोट देने, 10 आदमी जाएंगे फलाने मियाँ को वोट देने, 10 आदमी जाएंगे दूसरे आदमी को देने। तो बीजेपी वाले 20 आदमी एक आदमी को जाके वोट दे देंगे और झुनझुन मियाँ जाएंगे बीजेपी को वोट देने। आसानी से बीजेपी की होने वाली है, ये बात तय मान लीजिए आप। कहीं से नहीं आएगी वकील साहब, ये चैलेंज है, बिल्कुल कहीं से नहीं आएगी। अच्छा, अब ये जब मुस्लिमों की पॉलिटिक्स की बात होती है यूपी में, तो एक नाम काफ़ी ज़्यादा मुस्तैदी से लिया जाता है, ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी साहब का पहले अखिलेश यादव जी के पास प्रपोजल आया था कि हमारे साथ टाई अप कर लीजिए। उन्होंने टाई अप नहीं किया, तो उन्होंने सभी के खिलाफ उतारे। ऐसा नहीं कि सपा के खिलाफ उतारा उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी उतारा, सपा के खिलाफ। इसका फायदा किसको पहुंचने वाला है? सीधा बीजेपी को, क्योंकि अगर जैसे मान बीजेपी का एजेंट है वो, ओबीसी। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। आजम खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उनकी कब्र खोद दी उन्होंने, आजम खान साहब की बीजेपी वालों ने। ओबीसी साहब इतने गलत स्टेटमेंट देते हैं, मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ गालियां भी बक देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? वाई? जो 3-4 दिन पहले ओबीसी पे गोली कांड हुआ मेरठ के अंदर, फर्जी खुद कराया, क्योंकि मुझे Z+ सुरक्षा मिल जाए, और जो वोट डाइवर्ट है मोमडन का जो मुझे हो जाए, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का मोमडन पूरा समझ चुका है, ओवैसी पूरा ढोंग पना कर रहे हैं, बिल्कुल भी 1% वोट नहीं मिलेगा। और जो सुनवाई में आई है, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत नहीं है। और हम मैं जितनी सफाई जाना नहीं जानता हूँ कि वो वोट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, मुझे नहीं मालूम। आप तो मैं इतना बता दीजिए, वो सिर्फ खुद आके बता दे मुझे कि जब आजम खान के साहब की कब्रें खोद दी गई, यूनिवर्सिटी खोद दी गई, उनके घर, उनके बच्चे, उन पर बकरी चोरी, किताब चोरी, यानी कितने मुकदमे लगा दिए गए, और वो बंदा सामने वाला खड़े होकर चैलेंज करता है मोदी जी को और योगी जी को, कोई कार्रवाई नहीं। पब्लिक बेवकूफ़ है क्या? हम क्या रोटी नहीं खाते? हम मुस्लिम मोमडन है क्या? हम रोटी नहीं खाते? हम नहीं समझ रहे हैं कि तुम क्या खेल रहे हो? हमारे लिए इतना बुद्धि में आता नहीं है क्या? मुस्लिम था पहले सर, आज से 40 साल पीछे आप जाएंगे, हमारे बाप दादा जो परदादा थे वो थे थम्स अप। आज की जनरेशन नहीं है सर थम्स अप। कम पढ़े लिखे मतलब कम पढ़े लिखे जो थे पहले, तो आज से 40 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले कम पढ़े लिखे थे, उनने जहाँ बोला वहाँ वोट डाल दिया। आज की जनरेशन जो मुस्लिम है वो पोस्ट एजुकेटेड हो चुकी है और समझदार है, रोटी खा रही है, वो जानती है कि मुझे कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, ठीक है ना। आप अगर ओसीबी की कोई बात होती नहीं है। ओवैसी पे बीजेपी का एजेंट जैसा आपने कहा, आरोप बहुत समय से लगता रहा है, बहुत सारे राज्यों के चुनाव में भी लगा है। सर बंगाल में उन्होंने वही किया, बिहार में भी उन्होंने वही किया, उनका कोई वजूद है ना। और आप ये बता दी, आज उत्तर प्रदेश में आप दिखा दी, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र वहीं से उन्होंने टिकट क्यों दी अपनी पार्टी के कैंडिडेटों को? जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, ओबीसी, वो तो खुल्लम खुल्ला, मतलब क्यों जा रहे हैं आप उधर? क्या उत्तर प्रदेश में और जगह कहीं मुसलमान नहीं है क्या? आगरा में नहीं है, कि झांसी में नहीं है, कि और भी जगह पे क्या मुस्लिम, क्या और जगह मुस्लिम नहीं है क्या? अकेला आप पश्चिमी यूपी की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पश्चिमी यूपी की तरफ बीजेपी के विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा है अंदर, उनको भगा दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा अगर बीजेपी को कहीं से है, उत्तर प्रदेश से, तो पश्चिमी यूपी से है सर, क्योंकि पश्चिमी यूपी ही के ही सबसे ज्यादा किसान मरे हैं किसान आंदोलन में। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जब अपनी चुनाव प्रचार करने जाते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने विधानसभा के अंदर, वहाँ पे महिलाएं उनका इतना विरोध करती हैं, उतना विरोध करती हैं कि नौबत जाती है कि पिटाई पिटने के लायक डिप्टी सीएम। लेकिन सबसे बड़ी चीज उनके पास उनकी सिक्योरिटी होती है, तो वो बच के चले जाते हैं, वो बच के
गाड़ी से उतर बच के चले जाते। अगर उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती तो डिप्टी सीएम का कोई हाथापाई हो जाती। सबसे बड़ी चीज विरोध। एक काम गिना है, केवल एक काम भाजपा, केवल भाजपा ने नाम बदलने का कार्य किया है, कोई काम नहीं किया है। केवल नाम बदलने का काम किया है भाजपा ने और कुछ नहीं किया है। केवल एक काम, सुनने दीजिए पहले, नाम कहाँ के कितने केवल नाम एक बदले काम हैं? भाजपा, केवल एक काम, केवल एक काम भाजपा बताए अपना, केवल अपना एक काम भाजपा। आप नाम तो बताएं, कहाँ कहाँ के नाम बदले हैं उन्होंने? सुनिए सुनिए, अरे सुनिए आप बताइए। मैं आपको आज ही बता देता हूँ। आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, मैं बताता हूँ नाम कितने बदले गए हैं। मध्य प्रदेश के माननीय आगरा मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी शिवराज सिंह को चौहान जी ने भीमराव अम्बेडकर होशंगाबाद का नाम बदल दिया है। किया था किस गवर्नमेंट में किया गया था? भाई हल्ला मत कीजिए। आज ही पूछ तो रहा हूँ, भाई आगरा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी किस गवर्नमेंट ने घोषित हुआ था? केवल अपना एक आज काम बताए भाजपा। क्या क्या भाई 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 बहुत चिल्ला लिया, आवाज सुन भी लो दूसरे की ना। आज सुबह की एक ताज़ा खबर मैं पढ़ के आया हूँ अखबार में कि होशंगाबाद जिले का नाम, भोपाल में होशंगाबाद है, उसका नाम बदल दिया गया है और किसी हिंदू व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया है। मुझे नाम तो खैर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन नाम बदल दिया गया है। सर एमपी के चुनाव हो गए तो वहां जाएंगे तो ये सवाल वहां पूछेंगे। हम लोग यूपी पे बात करते हैं। चलिए, हाँ यूपी में चुनाव अभी है। इलाहाबाद का नाम बदल दिया है। सर रुक जाइए, अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। आप इन्होंने एक काम पूछा और आप भाई साहब आपने एक काम पूछा और 18 बार उंगली उठा चुके हैं, तो इसलिए आप अब जवाब सुनिए, ठीक है भाई। अब मैं सिर्फ सुनिए, आप मेरी बात सुनिए जयशंकर जी। एक काम बता के चुप काहे नहीं करा देते हैं? इन्होंने सबसे जो बड़ी बात कही है कि नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। क्या नाम इसके पहले नहीं बदले गए हैं? कोई बात नहीं सर, बदले गए होंगे, क्या काम क्या बता दीजिए। बसपा गवर्नमेंट में नाम नहीं बदले गए थे? सर कोई बात नहीं, काम बता दीजिए ना, छोड़िए नाम बदले गए थे, हमेशा बदले गए हैं। पूर्वांचल में आप देखिए, फेवरिस्ट का सर काम आप पूर्वांचल में देखिए, आप ये पश्चिमी यूपी की अभी तक बात हो रही थी। यूपी की गवर्नमेंट पूर्वांचल से डिसाइड होती है, पश्चिमी यूपी से डिसाइड नहीं होती है। ठीक है। इसको समझ लीजिए। एकदम और मैं सर। पूर्वांचल से बता रहा हूँ, अभी जो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है वो क्या सपा गवर्नमेंट, बसपा, कांग्रेस गवर्नमेंट किसने किया था? अभी हुआ है। ये काम बता रहे हैं दोस्त। ठीक है, सपा का केवल सपा का हुआ सर वो। सपा का भाई कितना चिल्ला रहे हो यार, क्यों ऐसे करते हो दोस्त? मेरी रिक्वेस्ट है दोस्त तुमसे, नहीं ऐसे करो ऐसे दोस्त, नहीं चिल्लाओ, माइक हाईजैक करने वाली कोशिश नहीं करो, सबको मौका मिलेगा। वो सापा का काम है, वो सापा ने अखिलेश जी ने किया था। और ये जो जेड एड आप चला के दिखा रहे हो, वो अखिलेश जी 5 साल पहले दिखा गए। वो अखिलेश जी 5 साल पहले चला के दिखा के चले गए। बनारस रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार जो हुआ है वो किस गवर्नमेंट में हुआ? क्या सपा ने उसको 10 साल पहले पास किया हुआ था? नींव सापा ही कर गई थी सर, सापा करके गई थी। साफ सफा कर गई। सापा जितना काम, सुनिए सर, अखिलेश जितना काम, नाम किया है। अखिलेश मुझे कुछ खाने को नहीं दे जाएंगे, ना ही मैं सापा से जुड़ा हूँ, ना ही मैं सापा से जुड़ा, मैं सापा से जुड़ा नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का हूँ। लेकिन अखिलेश जितना काम उत्तर प्रदेश के लिए किसी ने किया है तो वो अखिलेश ने किया है सर। और आप लोगों में से जो नए लोग, भाई साहब थोड़ा सा किसी ने नहीं सर, थोड़ा सा आप भी, आप लोग नए लोग आए, आप लोग यहीं आगरा के रहने वाले हैं। सबसे कर्रा बयान मैं दूंगा, मैं बहुत पुराना नेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रमोद कुमार वर्मा। अरे किनारे आओ, इधर किनारे आइए, किनारे आइए। हाँ, एकदम सबसे कर्रा बयान मैं दूंगा, सबसे- कोई नहीं देगा सबसे कर्रा ना, बयान। कोई नहीं देगा, सबको अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ। हमारे देश को आजाद क्या- कराने वाले, नेता हैं आप? हाँ, किस पार्टी के? अब पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा, पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा, अरे क्यों? नहीं बताऊंगा। इस टाइम पे इलेक्शन चल रहे हैं। अरे ओके, इस समय तो लोग बहुत तेजी से नाम बताते नहीं, हैं। मैं खाली मेरे बयान सुनो। देश आजाद हमारे आदमियों ने कराया। भाई सबसे कैमरा पे काहे सिगरेट पी रहे हो दोस्त, किनारे जाके पी लो ना। सबसे पहले Public place पार्टी हो। हमारे देश की बनी थी कांग्रेस पार्टी, जो पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को वोट देता था कि नहीं देता था? देता था। और जब तक राजीव गांधी जी जिंदे रहे, 1990-91 में उनकी मूर्ति हो गई। 1990-91 में 90 पैसे रुपए किलो गेहूँ था। 90 में मैं दाढ़ी मूछ बनाता हूँ, मेरी उम्र बहुत है। 48 साल की उम्र है मेरी, ठीक है, 48 साल की उम्र है। 90 पैसे रुपए किलो गेहूँ राजीव गांधी के ज़माने में मैंने देखा है। और ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने अपना घर खोर के तमाशा देखा है? बताइए। आप सब जहाँ पे खड़े हुए हैं भाई बहन,
ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने अपना घर में आग लगा के तमाशा देखा है? वो है कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी है जिसने अपने देश का घर का अपना घर खोना है? इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारा गया और संजय गांधी मारे गए, सब मारे गए। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके घर में आग लगी है? सिर्फ वो है पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने जिसने देश के लिए सब कुछ किया, सब कुछ गरीबों के लिए सब कुछ किया। इंदिरा ने, राजीव ने सब कुछ किया। उनके घर वाले मरवा दिए गए। क्यों? क्या सच्चाई को उनको दबा दिया गया। वो थे सच्चे लोग, वो पूंजीपति शुरू से पैसे वाले थे। अरे ये सर, थे सब भिखारी सर, थे, रुकिए। जो आज पैसे वाले हो गए। अरे सर, मेरी बात सुनिए। शायद हो सकता हाँ, है, बताइए। शायद हो सकता है कि हम में से कई लोग कई तरह के नशे करते होंगे। हाँ, वो दुनिया करती है, नशे को मारो गोली। सर सुन तो लीजिए मेरी शांति बात करो। अरे सर सुन तो लीजिए। हाँ। आप भी हो सकता है नशा किए हो, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई इलीगल काम कुछ नहीं है, अपने पैसे कोई भी कुछ। ऊपर मेरी वाले बात ने सुनिए। हर चीज का दो रूप बनाया है, अरे ये भी समझ जाएंगे। वो अमीर, गरीब, सर मेरी काला, गोरा, छोटा, अमीर। और एक नशा होता है नशा करने के लिए, और एक नशा होता है मूड बनाने के लिए, जिसके भी दो रूप बनाए हैं। आप वाला कौन सा है? हैं? हमारा तो मूड बनाने वाला है। हम नशेबाज नहीं, हम बाल बच्चेदार हैं। अच्छा ठीक हाँ, हम नशेबाज नहीं हैं। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट थी, हाँ। सर थोड़ा धीमे बोलिए। हाँ, ये बोलिए। माइक पे है ना, मेरी आवाज तेज ये है। मोहन है, ये जो दोस्त है मेरा, हाँ। इसके कान में हेडफोन लगाए, आपकी ओके, आवाज मैं- जा रहे हैं और उसको बहुत तेज से आवाज। जाने दो, बिल्कुल सच्चाई की आवाज जाएगी, सच्चाई जा रही है। तो अच्छा आपने बताया नहीं कि आचार संहिता लगी है, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। नहीं, हम चाहे किसी के भी हों, लेकिन हम सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई बोलिए। नहीं, हम तो आप खड़े हो ना मेरे। मेरा मनोज ढाबा ये मेरा ही है, अच्छा, आपका है? ये मेरा ही है। सही बोल रहे हैं? हाँ, मैं भाई हूँ इनका, निरंजन भाई का छोटा भाई हूँ। भैया मैं बोलूं? हाँ, क्या नाम है दोस्त? अब आप मेरा नाम है बोलिए। अर्शित गर्ग। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। टॉयलेट करके आता हूँ। देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं अरे हूँ, आराम कर लिए, बोले टॉयलेट मैं करके किसी आता हूँ। पार्टी का नहीं हूँ, मैं केवल एक कॉमन मैन हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ बोलूँगा, हर एक पार्टी में गुण क्या भी करते है। हो दोस्त आप? मैं इस समय बिजनेस करता हूँ, शूज़ का बिजनेस? बिजनेस करता हूँ, शूज़ का, जूतों का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक पार्टी में कुछ गुण भी है और कुछ बुरा भी है। देखिए, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, आप बुरा मत मानना, लेकिन बहुत क्लियर बात कहूँगा, मेरे दिल में दबी हुई थी, आज बोल देता हूँ कि समाजवादी पार्टी के टाइम पे गुंडागर्दी होती थी, लेकिन जब पुलिस वाले ने पकड़ लिया, नेताजी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, छुड़वा दो, तो ये होता था। बीजेपी में गुंडागर्दी खत्म हुई, लेकिन उसने महंगाई बढ़ा दी। बुरा मत मानना, पेट्रोल के दाम, क्या चीज़ के दाम नहीं बढ़े। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़ यार। और एक चीज़ बोलूँगा कि जो हमारा पीएम होना चाहिए ना, वो एजुकेटेड होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में पीएम वो मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी, वो एजुकेटेड है, उन्होंने दिल्ली में कितना काम करा है। जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो उन्होंने प्राइवेट से ज़्यादा हालत सुधार दी, उसमें 1 लाख से ज़्यादा उसमें लोगों ने एडमिशन लिया। जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल देख लो यार जाके, साला कोई एडमिशन नहीं लेता है, सब प्राइवेट में भगते हैं। वहाँ पे ना गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहा है बच्चा। जब आपका बच्चा ही नहीं पढ़ पाएगा ना, वो सुधर पाएगा, उसे इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती होगी, तो वो कैसे आगे देश को बढ़ाएगा? आप मुझे बताइए, वो कैसे जज कर पाएगा कि कौन नेता अच्छा है कौन बुरा है? तो हम सबसे पहले इंसान को एजुकेटेड होना चाहिए। जो हमारा छोटा बच्चा है उसको पढ़ाना चाहिए हमें, ठीक है। और हमें, अगर आप यहाँ पे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर आप नेता हो ना भाई, तो वोट मांगने जब आते हो ना, वोट लो, जनता आपको वोट देगी, लेकिन आप काम करो। क्या नाम है आपका? गलत तो नहीं बोला? मेरा नाम विकास बंसल है विकास बंसल जी। मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। और मैं आपने बताया, बहुत देर तक बात की, दूसरे को मौका दीजिए दोस्त। हाँ। मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप नटशेल अगर हम कुछ पॉइंट्स निकालें पिछले 5 साल में बीजेपी के गवर्नमेंट के, नो डाउट यहाँ पे गुंडागर्दी कम है, साफ सुथरा माहौल है पहले की अपेक्षा बीजेपी सरकार में, नो डाउट। एजुकेशंस को भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। और बीजेपी का अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है शहरों में। आज से अगर 3 साल पहले, 4 साल पहले हम देखें, 5 साल में, इस भगवान टॉकीज की सूरत ही देखें, इतना गंदा था कि जो कि आज देखने में लगता है कि किसी हम सिटी में खड़े हैं, आपका मन कर रहा है यहाँ पे खड़ा होने का। तो ये बीजेपी का प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन माइनस पॉइंट्स जो है कि ये बिजनेस के साथ ही नहीं है, ये बिजनेस के बिल्कुल साथ ही नहीं है, इकोनॉमिक्स को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। अगर माइनस पॉइंट्स देखें जिससे हम बिल्कुल रुष्ट हैं, इस पॉइंट्स को लेके हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है बीजेपी से।
क्यों इकोनॉमिक्स और बिजनेस के साथ में नहीं? बिजनेस के हिसाब से इनकी पॉलिसीज इतनी बढ़िया नहीं है। जो वाजपेयी साहब के समय में जो बिजनेसमैन्स को जो फ्रीडम थी काम करने की, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जो इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है, व्यापारी को बिल्कुल बांध दिया है लीजेंट में। अब जीएसटी लगने से सारा बिजनेस सेंट्रलाइज हो गया है। हम लोगों का जो 200 किलोमीटर दूर पे सेंटर में सारा बिजनेस काफ़ी चला गया है। तो ये चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनको थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रदेश सरकार पे क्या कहेंगे आप? ये तो जीएसटी और तमाम चीजें, ये तो माले सेंटर का काम है। हम प्रदेश सरकार पे, आप अपने विधायकों पे बात कीजिए, अपने यहाँ के सांसद जो एसपी सिंह बघेल हैं, जो अब चले गए हैं करहल विधानसभा चुनाव लड़ने, इन सब के रिपोर्ट कार्ड पे आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी आए, सबको कई सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेना पड़ेगा, गुंडागर्दी का जो माहौल है इसको भी लेकर चलना पड़ेगा, बिजनेसमैन को भी लेकर चलना पड़ेगा। सब हम एक फैक्टर को एक चीज़ पर नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा बस कहने का मतलब ये है, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मेरा एक कॉमन मैन की तरह बात कहने का मतलब ये है। योगी सरकार को कम से कम अगर दोबारा वो आते हैं, हम ये चाहेंगे दोबारा आएँ, ऐसे नेता दोबारा आएँ, तो एक बस ये है कि थोड़ा सा बिजनेस सेक्टर्स को और इस चीज़ को भी वो काफ़ी देखें, कई हद तक उस फैक्टर्स को भी देखें कि कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी से बिजनेसमैन के लिए, छोटे बिजनेसमैन, मीडियम बिजनेस के लिए कैसे हम अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकते हैं। बोलिए इधर आइए, स्टूडेंट आप सुनेंगे, दोस्त सुनेंगे, क्या करना इधर? अच्छा पहले तुम ही बोल लो। भैया ये भी बोलना चाहना कुछ? भैया मेरा नाम पार्थ गोस्वामी है और मैं कृष्ण नगरी मथुरा से आता हूँ। मैं यहाँ दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। तो सर रोजगार के मामले में तो ये सरकार सारी दुनिया जानती है, चाहे वो सेंटर की बीजेपी सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार हो, पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। और मैं अगर चंद शब्दों में कहूँ कि ये सरकार कैसी रही है आज से लेके तब तक, और सर अगर मैं कहूँ कि ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है, पोलराइजेशन की सरकार है, तो बस मैं इतना कहूँगा कि उर्दू का एक शेर है कि केसरिया हिंदू हुआ हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। तो जब प्रदेश के मुखिया ये बात करते हैं कि 80 वर्सेस 20 का चुनाव है, तो वो सीधे तौर पर मुसलमानों को एक संदेश दे रहे हैं कि सरकार केवल और केवल हिंदुओं की सरकार है। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या संविधान ने उसे इस बात का अधिकार नहीं दिया कि वो खुले तौर पर जी सके? मैं हाँ बीजेपी सरकार की एक दंगों के रूप में तारीफ करूंगा कि सरकार में कोई भी आधिकारिक तौर पर दंगा नहीं हुआ, जैसे कि हमें पुरानी सरकार में देखने को मिलते थे कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, और हमारे मथुरा में भी जो जवाहर बाग को खाली करवाया गया था, जिसमें कई पुलिस वालों को मारा गया था, और उसके बाद वहाँ कार्रवाई हुई। पर जब सर चाहे आप जैसे, और सर एक पाकिस्तान का मुद्दा हर चुनाव में उठे आता है कि सर कि हमने पाकिस्तान के इतने आदमी मार दिए। मैं कहता हूँ आप पाकिस्तान को पूरा ख़त्म कर दीजिए, पर अगर आपकी वजह से इस देश का एक भी जवान अपनी जान खो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है और किसी की नहीं है। मतलब मुझे भी लगता है कि कई मौके भाई आपस में कहें, जिसको बोलना है बोल लेगा। भाई तुम कहें वकील बने हो, भाई बोल लेगा, उसको बोलना होगा तो ये थी हमारी आगरा से बातचीत। जाहिर सी बात है चुनाव में नेताओं को थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए, भले ही आप किसी भी पार्टी के नेता हों, कि आपको सरकार बनानी है। पार्टी चाहे किसी एक धर्म की हो सकती है, पार्टी चाहे किसी एक खास जाति की, किसी एक खास तबके की हो सकती है, लेकिन सरकार सबकी होती है। सरकार को आप वोट दें चाहे न दें, आपको चाहिए चाहे नहीं चाहिए, लेकिन वो सरकार सभी की होती है। हमारे और आपके टैक्स के पैसों से चलती है। हमारी और आपके लिए भलाई के कार्यक्रम, हमारे और आपके कल्याण के कार्यक्रम चलाती है। सभी तबकों, सभी समुदायों का ध्यान रखना सरकार का धर्म है। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।